अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ स्किल जाइंट। और आज मुझे आपको ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट अज़म का ऐलान कर दिया, जिसके अंदर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, मेल यूएवी और एडवांस वेपन मुल्की सतह पे लोकली बनाएगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि आगे इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान साहब ने कामरा एविएशन सिटी की इनॉग्रेशन की तकरीर में बताया। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान कौन से एडवांस वेपन सिस्टम बनाने जा रहा है। इसमें से कुछ वेपन्स जो है पाकिस्तान ने ऑलरेडी बना लिए हैं और कुछ बनाने बाकी हैं। जो वेपन सिस्टम पाकिस्तान ने बना लिए हैं उनमें से सबसे पहला रेंज एक्सटेंशन किट। गिट्स पाकिस्तान की कंपनी है जिन्होंने JF-17 थंडर के लिए रेंज एक्सटेंशन किट बनाई है। रेंज एक्सटेंशन किट का मकसद क्या होता है? ये इसलिए यूज होती है ताकि जो पाकिस्तान के पास MK-80 जनरल पर्पस बम्स हैं जो कि अनगाइडेड होते हैं। अनगाइडेड का मतलब ये है कि उन्हें एयर से बगैर सैटेलाइट की एड के फायर कर दिया जाता है। मतलब ये है कि इन बम्स में कोई GPS सिस्टम नहीं लगा होता जिसकी वजह से अपना टारगेट पहचान सकें, तो ये एक अंदाजे से फेंक दिए जाते हैं। इनकी प्रिसीजन बहुत कम होती है, क्या पता टारगेट पे गिर जाए, क्या पता थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे गिर जाए। तो जो रेंज एक्सटेंशन किट होती है वो इन जनरल पर्पस बम्स या अनगाइडेड बम्स को सैटेलाइट एडेड बम्स में कन्वर्ट कर देती है। मतलब ये है कि इसके अंदर GPS सिस्टम लगा होता है जो सैटेलाइट की मदद से टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसी पे जाके फिर बम गिरता है। और इस रेंज एक्सटेंशन किट की जो रेंज है वो 50 से 60 किलोमीटर है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल राद 2 भी बना लिया है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और इस क्रूज मिसाइल को JF-17 थंडर में इंटीग्रेट करना बाकी है। जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होता है इसको एयरक्राफ्ट से 550 किलोमीटर दूर से फायर कर दिया जाता है। और इस मिसाइल की खासियत ये होती है कि ये काफी लो एल्टीट्यूड यानी काफी कम बुलंदी पे उड़ता है, जिसकी वजह से ये रडार में नहीं आता। इसके अलावा इसकी स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ साउंड से तेज होती है। मतलब ये कि इसकी स्पीड मार्क 1.2 से लेके मार्क 2 तक हो सकती है। इसमें GPS सिस्टम लगा होता है जिसकी वजह से टारगेट को पिन पॉइंट हिट करता है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हो जाती है। और ये मिसाइल चूंकि कम बुलंदी पे उड़ता है तो खर्चा ये भी होता है कि आगे पहाड़ आ जाएंगे तो उनसे टकरा जाएगा। लेकिन ये मिसाइल इतना इंटेलिजेंट होता है कि अगर पहाड़ आ जाएंगे तो ये थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ से टकराने से बच जाता है। और फिर जब पहाड़ गुजर जाते हैं तो फिर ये दोबारा कम बुलंदी पे आ जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की एक कंपनी डैनियल डायनेमिक्स से एयर टू एयर मिसाइल्स भी खरीद रहा है। और ज्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए ये मिसाइल पाकिस्तान में खुद प्रोड्यूस करेगा। एयर टू एयर मिसाइल जैसे नाम से ज़ाहिर है हवा से हवा तक मार करने वाला, तो ये यूज होते हैं एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान जो मेल UAV यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV या ड्रोन बनाने जा रहा है। मेल UAV होता क्या है? बेसिकली मेल UAV और आम UAV में फर्क ये होता है कि मेल UAV जो होता है वो 24 से 60 घंटे तक बगैर रिफ्यूलिंग के हवा में रह सकता है, लेकिन जो आम UAV होता है वो खाली 6 से 10 घंटे तक हवा में रह सकता है बगैर रिफ्यूलिंग के। और दूसरी बात मेल UAV जो होता है वो ज्यादा बुलंदी पे उड़ सकता है और ये 10,000 से लेके 30,000 फीट की बुलंदी पे उड़ सकता है। इसके अलावा मेल UAV में हाईटेक कैमरास लगे होते हैं जिसकी वजह से आप ज्यादा बुलंदी पे भी ग्राउंड टारगेट्स को देख सकते हैं। और इसके अलावा ये स्ट्राइक की कैपेबिलिटी यानी इसमें मिसाइल फायर करने की भी कैपेबिलिटी होती है। आपके साथ ये मैं शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान का जो मेल UAV है वो अपना डिजाइन फेज कंप्लीट करने वाला है, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है वो, तो जल्द ही वो अपना डिजाइन फेज कंप्लीट कर लेगा। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान की कंपनी है गिट्स, जिन्होंने पाकिस्तान को पहले शापार ड्रोन भी बना के दिया हुआ है, उन्होंने ये बात शेयर की थी कि वो सोच रहे हैं कि एक मेल UAV बनाएं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने कामरा एविएशन सिटी की एविएशन डिजाइन इंस्टीट्यूट को ये काम सौंप दिया कि आप इसका डिजाइन बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो ये एयरक्राफ्ट अभी डिजाइन फेज में है और ज्यादा चांसेस यही है कि पाकिस्तान तुर्की और चाइना से टेक्निकल असिस्टेंस लेगा, क्योंकि तुर्की जो है उसका ऑलरेडी जो अमेरिकन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है F-35 उसको बनाने में उनका किरदार रहा। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो था ये 5 से 6 कंट्रीज ने मिल के बनाया था। तो तुर्की का ऑलरेडी फिर
5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरा, तुर्की की जो तुर्किश एविएशन इंडस्ट्री है उसने 5th जनरेशन फाइटर TFX पे काम शुरू कर दिया और पिछले दिनों तुर्किश एविएशन इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को TFX प्रोग्राम, जो उनका स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है, उसमें पार्टिसिपेट करने की भी दावत दी थी। तो अभी डिस्कशन जारी है, शायद पाकिस्तान उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर ले। और दूसरा, चाइना से इस वजह से पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस ले सकता है क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी J-20X और J-31 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना लिए हैं। और एक और बात कि पाकिस्तान का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि JF-17 थंडर का कोई नया वेरिएंट नहीं होगा और पाकिस्तान कोई नया जहाज डिज़ाइन करेगा। पाकिस्तान का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी ज़्यादा डिटेल्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि 5th जनरेशन और 4th जनरेशन फाइटर में क्या फ़र्क होता है और उसमें क्या एडिशनल चीज़ें होती हैं। जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसमें 4th जनरेशन की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन इसके अलावा एडिशनल चीज़ें होती हैं। जिस तरह पहली बात कि 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो स्टेल्थ होता है। स्टेल्थ का मतलब ये कि रडार में नज़र नहीं आता, अगर नज़र भी आए तो एक छोटे परिंदे की मानिंद नज़र आता है रडार में, जिसकी वजह से जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होते हैं उस जहाज को लॉक और शूट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो सुपर क्रूज स्पीड से फ्लाई कर सकता है। सुपर क्रूज स्पीड का मतलब ये है कि ये स्पीड ऑफ साउंड से तेज फ्लाई कर सकता है, वो भी बगैर आफ्टर बर्नर को यूज किए हुए। अब आफ्टर बर्नर क्या चीज होती है? आफ्टर बर्नर पुरानी टेक्नोलॉजी है और आफ्टर बर्नर इंजन का एक कंपोनेंट होता है जो कि कम टाइम के लिए जहाज को स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज मूव करवा सकता है और उसका थ्रस्ट जो है वो इंक्रीज कर सकता है। थ्रस्ट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि थ्रस्ट बेसिकली एक फोर्स को बोलते हैं जो कि जहाज का इंजन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जहाज जो होता है हवा में ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है। ज्यादातर आफ्टर बर्नर को टेक ऑफ के टाइम यूज किया जाता है या फिर किसी कम्बैट सिचुएशन में, लेकिन इसके नुकसानात ये हैं कि एक तो ये कम टाइम के लिए जहाज को तेज फ्लाई करवाता है, दूसरा ये है कि जब आप आफ्टर बर्नर का यूज करते हैं तो आपका जो जेट फ्यूल है वो ज़्यादा खर्च होता है, जिसकी वजह से फ्लाइट टाइम कम हो जाता है। इसके अलावा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में AESA रडार लगा होता है, जिसकी एक तो रेंज ज़्यादा होती है और ये एक टाइम में मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक और इंगेज कर सकता है और इस रडार को जैम करना काफ़ी मुश्किल है। अगली क्वालिटी जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में होती है वो है सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसा कि आप तस्वीर में देख भी रहे हैं, ये जहाज जो होते हैं एडवांस और नई किस्म की मूवमेंट्स कर सकते हैं जो कि 4th जनरेशन की तैयारी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पायलट को कम्बैट में काफ़ी हेल्प होती है। इसके अलावा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। सेंसर फ्यूजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि क्या करता है कि मुख्तलिफ सेंसर, जिस तरह रडार हो गया, इस तरह के और सेंसर जो उसमें लगे होते हैं, उनसे डाटा लेके पायलट को दिखाता है, जिसकी वजह से पायलट को अपने आसपास के हालात का बेहतर अंदाजा हो जाता है और वो उन हालात को देख के बेहतर एक्ट कर सकता है। इसके अलावा इन जहाज़ों में एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो वेपन्स होते हैं जो एक एयरक्राफ्ट कैरी करता है वो वेपन इंटरनल बे में होते हैं, जिस तरह आप तस्वीर में देख भी रहे हैं। ये देखें, F-16 के जो मिसाइल्स हैं वो बाहर लगे हुए हैं, विंग्स के नीचे लगे हुए हैं या फ्यूजेलाज पे लगे हुए हैं, लेकिन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है उसमें जो वेपन्स होते हैं इंटरनल बेस में लगे होते हैं, यानी जहाज के अंदर लगे होते हैं, और जब भी मिसाइल फायर किया जाता है ये बेस खुल जाती हैं और फिर मिसाइल फायर होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई सजेशन है अपकमिंग वीडियोस के लिए तो आपने कमेंट में मेंशन कर देना है। मैं कोशिश करूंगा उस सवाल को जल्द से जल्द आंसर करूं और उस सजेशन पे कोई वीडियो बना लूं। और मजीद मेरी वीडियोस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएं। और आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल पे आके आपने मेरा फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर देना है। ये स्किल जॉइंट के नाम से फेसबुक पेज है, इसको आपने लाइक कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज़।